अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको कायद साइंस अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नज़म की तशरीह का लिखने का तरीका। तो इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हम अपलोड करें आपके पास बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, नज़म की तशरीह लिखने का तरीका, नज़म की तशरीह हमने किस तरह करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको नज़म के अशार के मतलब इल्म होना चाहिए कि जो पेपर में क्वेश्चन आता है नज़म के अशार के मतलब जो शेर होते हैं वो एक ही नज़म के अंदर से आए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट देखना है कि वो कौन सी नज़म में से शेर लिए गए हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि नज़म के अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लिखना है नज़म का उन्वान, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो शेर हैं वो किस नज़म के अंदर से लिए गए हैं। ये आपने उसका नज़म का उन्वान लिख देना है। इसके नीचे आपने क्या लिखना है, शायर का नाम, यानी कि वो नज़म किस शायर ने लिखी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कि यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम लिख देते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे शायर का नाम लिखना है क्योंकि जो नज़म लिखने वाला होता है वो शायर होता है। यहाँ पे आपने नज़म का उन्वान लिख देना है, यानी कि किस नज़म के अंदर से वो शायर लिए गए हैं, और यहाँ पे आप लिख देना है शायर का नाम। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है स्टूडेंट्स कि आपको मफ़हूम अच्छे तरीके से उस शेर का याद होना चाहिए। यानी अगर आपको याद है तो आप मफ़हूम ज़रूर लिखिए। इसका नंबर तो कोई नहीं होता, लेकिन ये एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट यानी असर डालता है कि अगर आपने इसका मफ़हूम ठीक लिखा है तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा कि आपका मफ़हूम पढ़ के समझ जाएगा कि इसने तशरीह कैसी की है। अगर इसका उल्ट भी देख लीजिए कि अगर आपने इसका मफ़हूम ठीक नहीं लिखा तो क्या होगा कि आपका कोई नंबर भी नहीं आएगा। इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है, अगर आपको ठीक तरीके से आता है तो आपने इसका मफ़हूम लिख देना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये आपने इसका मफ़हूम लिख देना है इधर। इसके बाद आ जाता है तशरीह कि हमने तशरीह किस तरह करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो शेर होते हैं वो एक शेर की दूसरे शेर के साथ रबत होती है नज़म के शेर में। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन शेरों की तशरीह इकट्ठी भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि शेर नंबर 1 की आप ये ऐसे हेडिंग दे ली, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरे शेर की आपने तशरीह करनी है, दूसरे की आप हेडिंग दे के दूसरे की तशरीह कर सकते हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग दे दी तशरीह की, यहाँ पे आपकी आ गई। अब आपने इसकी तशरीह यहाँ से स्टार्ट कर देनी है कि लिखना शुरू कर देनी है। अब तशरीह आपने किस तरह करनी है कि जो आपको शेर दिए गए हैं आपने उसके यानी जिस तरह शेर को बयान किया गया है आपने हर लाइन के अंदर से एक पॉइंट आपने उसमें बयान करते जाना है तशरीह का। यानी आपने उसको खुल के बयान करना है कि शायर कहना क्या चाह रहा है। आपने 2 से 3 मरतबा शेर को अच्छे तरीके से पढ़ना है और बाद में आपने अपने अल्फाज में उसको बयान करना शुरू कर देना है। अब नंबर 4 पे आ जाता है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि जो आपकी तशरीह है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ामिनर होता है वो तो हमसे डिमांड करता है कि आप 2 पेज लिखें,
یعنی کہ اس کے آپ کے جو امتحانی شیٹ ہوتی ہے اس کے 2 پیجز ہونی چاہیے. تو آپ نے اس کی لینتھ کو انکریز کرنے کے لیے یعنی بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ حوالہ جات کو ایڈ کر دینا ہے. اب بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ حوالہ جات کیا ہوتے ہیں کہ حوالہ جات اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو تشریح کے لیے اس نے شعر دیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ریلیٹیو ہی اس سے ملتا جلتا ہی کوئی شعر اس میں لکھ دینا ہے اور اس سے ملتی جلتی ہی باتیں آپ نے بیان کر دینی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ شعر میں وہ کسی اور موضوع کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے تو آپ نے کسی اور موضوع کے اوپر لکھ دینا ہے. ایسا کرو گے تو آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کی 1.5 پیج کی بھی تشریح کر دیتے ہیں تو کافی ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ پورے نمبر آئیں آپ کے تشریح میں سے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے 2 پیج ہی لکھنے ہیں، کیونکہ جو آپ کا شعر ہوتا ہے وہ 4 نمبر کا ہوتا ہے ایک، اور ایک جو نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظم کا عنوان لکھنے کا، اور ایک نمبر ہوتا ہے اس کا شاعر کا نام لکھنے کا، اور 4 نمبر کا آپ کا ایک شعر اور دوسرا شعر بھی آپ کا 4 نمبر کا. تو اگر آپ 4 نمبر کے لیے 2 پیج لکھیں گے اور اس میں شعر ایڈ کریں گے، حوالہ جات ایڈ کریں گے، یعنی ہر شعر میں آپ نے کم از کم 3 سے 4 حوالہ جات لازمی ایڈ کرنے ہیں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس نظم لکھنے کی تشریح لکھنے کا طریقہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. پہلے آپ کو کسی نے بھی اس طریقے سے نہیں سمجھایا ہوگا جس طرح ہم نے سمجھا دیا ہے. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی اس میں سے تو ہم سے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.